26 दिसंबर से MST2 है आपकी और 6 जनवरी से आपकी एंड सेमेस्टर है। आपसे ज़्यादा मैं अपडेटेड हूँ आपके लिए। या ज़्यादा परसेंटेज जो होते हैं मार्क्स के वो किसके पास होते हैं? थ्योरी के, और वो है आपके हैंड्स में। नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। आपके जो CGP है फर्स्ट सेमेस्टर की वो बहुत ज़्यादा फर्क डालेगी, लेकिन अगर आप ये वापस गलती कर देंगे तो आप भी फिर कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी थी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कि CGP बिगड़ जाती है तो आपको कंपनीज में बहुत सारी में बैठने का मौका नहीं मिलता है। फॉर बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता है, वो CGPA की जगह SGPA को यूज कर देते हैं कभी, और SGPA की जगह CGPA को यूज कर देते हैं। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 30-35 नंबर ले आऊंगा तो मेरी 7 CGPA से ऊपर बन जाएगी, तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। आप बच्चा हिल जाता है भाई सेकंड ईयर में, एकदम हैंडल नहीं कर पाता है, और ऊपर से 2 सब्जेक्ट मैथ्स के अलग आ जाते हैं। कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे CGPA बनती है, कैसे रिजल्ट कैलकुलेट होता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में होता क्या है, कभी कभी आपसे जो एक्सटर्नल हैं वो ये भी बोल देते हैं कि बेटा तुम क्या पढ़ के आए हो, लेकिन आप उस केस में जा रहे हैं सोच के कहीं वीडियो आपने देख ली है कि सॉरी सर बोल दिया फिर भी पास हो गया। तो वैसा नहीं चलता है, कहीं कहीं आप अटक भी सकते हैं। अभी से लग जाओ, MST2 की वीडियोस मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ 2-4 दिन के अंदर, तो मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, MST2 की उसी में आएगी और एंड सेमेस्टर की वापस उसमें आएगी, और इतनी ज्यादा चीजें मैं आपको सिंप्लीफाई उसके अंदर करके बताने वाला हूँ वीडियोस के अंदर। को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो मेरी गारंटी है आप इजीली स्कोर कर दोगे 80 से 85%। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGPA और SGPA के बारे में। कैसे आपको आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में आपकी CGPA और SGPA को मेंटेन करके रखना है, क्या होता है CGPA और क्या होता है SGPA। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कि SGPA क्या होती है। तो SGPA का मतलब होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। सेमेस्टर की जो ग्रेड पॉइंट होती है उसका एवरेज को हम बोलते हैं SGPA, और जो SGPS की कंबाइन एवरेज होती है या कम्युलेटिव एवरेज होती है उसको हम बोलते हैं CGPA। यानी कि आपके 8 सेमेस्टर इंजीनियरिंग के अंदर होते हैं तो 8 सेमेस्टर का जो एवरेज आता है SGPA का, हर सेमेस्टर की अपनी एक SGPA इंडिविजुअल होती है, तो उनका जो एवरेज निकल के आता है वही आपको क्या बताता है, उसकी CGPA बता देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 सेमेस्टर दे चुके हैं तो 4 सेमेस्टर की आपकी 4 SGP होंगी, 4 SGP डिवाइड बाय 4, तो आपको वहां मिल जाएगी CGPA, तो आपकी करंट CGPA कहलाएगी। अगर 8 सेमेस्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो 8 सेमेस्टर की SGP डिवाइड बाय 8, और वो आपको दे देगी एवरेज आपकी CGPA का फॉर द टोटल 8 सेमेस्टर्स। ठीक है, तो ये तो बात होगी CGPA और SGPA के बारे में, बेसिक सा डिफरेंस। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता है, वो CGPA की जगह SGPA को यूज कर देते हैं कभी, और SGPA की जगह CGPA को यूज कर देते हैं। ठीक है, अब हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या इनकी रोल होती है और क्यों इन्हें मेंटेन करके हमें रखना चाहिए और क्या इससे हमारा फायदा है। सबसे पहली बात कि जो बच्चा 7 से नीचे SGPA या CGPA मेंटेन करके रखता है, CGPA की ही डायरेक्ट बात करूंगा, SGPA से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हर इंडिविजुअल सेमेस्टर में SGPA आएगी, लेकिन एवरेज जो मिलेगा वो आपको CGPA ही का ही मिलेगा, और एवरेज CGPA से ही आपको प्लेसमेंट की एलिजिबिलिटी दिखेगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, जब कंपनियां कॉलेज में आती है या आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? वो शॉर्टलिस्ट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल उनके पास 100 ही वैकेंसी और 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो वो कैसे उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे? वो वहाँ एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि हम 7 CGPA से नीचे वाले बच्चों को हमारी कंपनी के अंदर नहीं लेंगे। आपने अधिकतर सुना भी होगा, अगर क्लास में आपके टीचर आपको ये बताते हो कि बेटा पढ़ाई करो ताकि तुम्हारी CGPA अच्छी रहे। अगर CGPA बिगड़ जाती है तो आपको कंपनीज में बहुत सारी में बैठने का मौका नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी की बात करें, TCS की, TCS का एक अपना क्राइटेरिया है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि 7 या 8 CGPA का उनका क्राइटेरिया है कि मिनिमम आपकी 7 CGPA होनी चाहिए, तभी आप हमारे यहाँ एलिजिबल हैं। ठीक है, तो मेंटेन आपको उसको करके रखना चाहिए। कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे CGPA बनती है, कैसे रिजल्ट कैलकुलेट होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आपकी रिसेंट में एग्जाम आने वाली है अभी। 26 दिसंबर से MST2 है आपकी और 6 जनवरी से आपकी एंड सेमेस्टर है। आपसे ज़्यादा मैं अपडेटेड हूँ आपके लिए। ठीक है, तभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब फर्स्ट सेमेस्टर में CGPA SGPA की इतनी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन आपको आ रहा होगा कि अभी तो स्टार्टिंग ये पढ़ लेंगे बाद में कर लेंगे। तो चलिए इस बात को हम समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 2 सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स पढ़ा जाते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि आपको कुछ न्यूमेरिकल वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कैलकुलस हुआ, लीनियर अलजेब्रा में अगर बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे भी थी ठीक है,
तो अब बात करते हैं हम, जैसे फिजिक्स हुआ तो फिजिक्स के अंदर बहुत सारे बच्चों को डेरिवेशन याद करने में दिक्कत होती है। अपना मैकेनिक्स हुआ, मैकेनिक्स के अंदर आपको वहाँ न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत आती है। ऐसे ही आपका एक एफएमई करके सब्जेक्ट है, उसमें एक दो यूनिट में कुछ न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशन है तो थ्योरम्स है, उसमें दिक्कत होती है। बाकी अगर आप ओवरऑल पूरा सिलेबस देखो फर्स्ट ईयर का, तो उसमें 90% आपको थ्योरी दिखेगी, और जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है बहुत रेयर दिखेगा। मतलब आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो पूरे थ्योरी बेस्ड है, बहुत रेयरली आपको न्यूमेरिकल 10% दिखेंगे। डेरिवेशन में कह सकता हूँ कि आपको 10-20% उस थ्योरी के अंदर ही दिख जाए, लेकिन वो इतने ज़्यादा टफ भी नहीं है कि आप उनको नहीं कर सकते। अगर आप उनको याद करके भी उसको 2-3 बार लिखेंगे तो आपको ईजिली उनके बारे में एक आइडिया लग जाएगा कि भाई इस डेरिवेशन में हो क्या रहा है। ठीक है, टॉपिक से ना हटते हुए हम बात करते हैं कि कैसे सीजीपीए रिजल्ट में कैलकुलेट की जाती है और कैसे सीजीपीए इम्पैक्ट करती है आगे की प्रोसेसेस में। देखो, सबसे पहली बात, आपका जो एग्जाम होता है एमएसटी का, एमएसटी 1 का एग्जाम होता है 20 मार्क्स का, जो कि आप लोग दे चुके हो। अब बात करते हैं एमएसटी 2। एमएसटी 2 होने वाली है अगेन 30 मार्क्स की आपकी यहाँ। तो एमएसटी 1 20 मार्क्स की, एमएसटी 2 30 मार्क्स की, जो कि आपका टोटल बनाती है 50 मार्क्स। अब 50 मार्क्स का जब टोटल बन गया है तो आपके जो रिजल्ट के टाइम जो मार्क्स चढ़ते हैं तो 50 मार्क्स नहीं चढ़ते हैं, आपका एवरेज चढ़ता है दोनों एमएसटी का मिला के। दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 25। तो जो मार्क्स आपके चढ़ने वाले हो 25 में से चढ़ेंगे। ठीक है, 25 में से जब मार्क्स चढ़ते हैं आपके, तो उसके बाद में बचे कितने, 15 मार्क्स असाइनमेंट और किसके, प्रैक्टिकल के। असाइनमेंट, सॉरी, प्रैक्टिकल नहीं कहूंगा उसको मैं, असाइनमेंट कह सकते हैं या इंटरनल वाइवा कह सकते हैं हम उसको, जो फैकल्टीज क्लास में कोई सेमिनार करती है या फिर कोई वर्क देती है आपको, प्रोजेक्ट देती है, तो 15 मार्क्स उसके आपके वहाँ कैलकुलेट किए जाते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी 25 मार्क्स एमएसटी की। अब 15 मार्क्स जो हमारे वो किसके हुए, असाइनमेंट के हो सकते हैं, इंटरनल वाइवा के हो सकते हैं, या कोई प्रोजेक्ट आपको फैकल्टी ने दिया है उसके हो सकते हैं। तो 25 + 15 डेट मेक्स द टोटल ऑफ 40, तो 40 मार्क्स ही हो गए। अब आपको पता है कि एंड सेमेस्टर का जो आपका पेपर है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स का पेपर होने वाला है, आपकी 5 यूनिट है, हर यूनिट का अपना एक वेटेज होता है 12 मार्क्स का, 12×5 = 60। तो 60 + 25 एमएसटीज के और 15 फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट के, दैट मेक्स द टोटल ऑफ 100। तो दिस इज हाउ योर थियोरेटिकल एग्जाम मेक्स द टोटल ऑफ 100। तो कैसे इसका टोटल बन जाता है 100 का, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है प्रैक्टिकल्स की। हर सब्जेक्ट में आपको ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओएमपी का होगा, आपका मैकेनिकल का होगा, एफएमई का होगा, सिविल का होगा, ईजी का होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के अंदर आपको दिखाई नहीं देता, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा हुआ और कैलकुलस हुआ। बाकी ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दिखाई देती है। प्रैक्टिकल एग्जाम में होता क्या है कि जो बेसिकली आपकी जो लैब मैनुअल होती है, फाइल होती है, उसी के जो आपके एक्सपेरिमेंट है, आपने क्या पढ़ा है पूरे सेमेस्टर, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एक्सटर्नल बाहर से आते हैं। तो आप अगर उसमें आंसर नहीं दे पाते हैं और आपकी ग्रेड कम आती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होते हैं। तो जब भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो, एक बार आप उस फाइल को जरूर देखिए कि आपने क्या पढ़ा है, उसमें क्या चीजें दी हुई हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। और इतना ज्यादा भी कोई टफ नहीं पूछा जाता है कि आप बिल्कुल बना ही नहीं पाओ। अगर आपसे कोई पीपीएस की प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर आपसे वहाँ प्रोग्राम लिखने को बोल दिया जाए और सी लैंग्वेज का आप कोई प्रोग्राम नहीं लिख पाते हैं और फिर आप कहते हैं कि मेरी तो ग्रेड बिगड़ गई, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब भी कोई प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएं, आप उसकी एक फाइल जो रहती है लैब मैनुअल की, उसके थ्रू अच्छे से जाएं। ठीक है, उसको अच्छे से देखें कि उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्योंकि कभी कभी आपसे जो एक्सटर्नल हैं वो ये भी बोल देते हैं कि बेटा तुम क्या पढ़ के आए हो। अगर आप ये ही बता देते हैं कि सर मैं 2-3 टॉपिक पढ़ के आया हूँ, तो वो पूछ लेंगे चलिए बता दो। अगर आपने उतना बता दिया तो वो समझ लेगा कि ठीक है थोड़ा सीरियस था बच्चा, कुछ तो पढ़ के आया है। लेकिन आप उस केस में जा रहे हैं सोच के, कहीं वीडियो आपने देख ली है कि सॉरी सर बोल दिया फिर भी पास हो गया, तो वैसा नहीं चलता है। कहीं कहीं आप अटक भी सकते हैं अगर आप कुछ आंसर देने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो। ठीक है, ये बात हो गई हमारी एक्सटर्नल की। अब कैसे आपको सीजीपीए वापस से इसको मेंटेन करके रखनी है, तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ एमएसटी 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे 15 मार्क्स आपको देकर जाती है एमएसटी 2 100 में से। और वो 100 में से आपकी जो ग्रेड है, कम से कम आपको 70% उसमें मार्क स्कोर करना होता है टोटल 100 में से। और जो प्रैक्टिकल है उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ आंसर दे सकते हैं। सिर्फ एक्सटर्नल पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या आंसर दिया, उसके हिसाब से वो आपको ग्रेड देकर जाएंगे। तो आप कोशिश क्या करो कि आपके हाथ में क्या है, थ्योरी के मार्क्स कितने हैं टोटल
100 मार्क्स हैं। अगर टाइम पे आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो आपको वो मार्क्स अच्छे से मिल ही जाएंगे। 15 में से 10 के ऊपर मार्क्स आपको 100% मिल जाएंगे अगर आप टाइम से सबमिशन करते हैं, अच्छे से असाइनमेंट को बनाते हैं तो 70% मैं कहूँगा कि अगर आप वहाँ स्कोर कर लेते हैं तो आपकी 8 सीजीपीए कहीं नहीं जाएगी, गारंटी है इस बात की। कारण क्या होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम शायद 60 या 100 मार्क्स की होती है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो ज़्यादा एवरेज जो रखता है मार्क्स का या ज़्यादा परसेंटेज जो होते हैं मार्क्स के, वो किसके पास होते हैं, थ्योरी के, और वो है आपके हैंड्स में। तो आप ये ना सोचें कि मैं नॉर्मल सा पढ़ लूंगा तो भी मेरी 7-8 सीजीपीए आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में 40+ स्कोर करना होगा एंड सेमेस्टर के एग्जाम में 60 मार्क्स में से, तब आपका जो सीजीपीए का एवरेज या एसजीपीए कहूँ मैं उस सेमेस्टर की, वो 7 या 7.5 से ऊपर आएगा अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया है उस सेमेस्टर के एंड सेमेस्टर वाले एग्जाम्स में। और एमएसटी में ऑब्वियसली आपके कम से कम 25 में से, जो एवरेज मैंने बताया ना MST1 MST2 डिवाइडेड बाई 2, तो 25 में से कम आपके 16 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके आपका 7 से लेके 7.5 सीजीपीए या एसजीपीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर दिखाई आपको देगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी एमएसटी बेकार चली गई है, कोई बात नहीं, सिर्फ एम सेमेस्टर में ही मैं 30-35 नंबर ले आऊंगा तो मेरी 7 सीजीपीए से ऊपर बन जाएगी, तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो आप। ठीक है। पूरा इसमें डिपेंड करने का काम क्या है, आपकी अभी से जो परफॉर्मेंस आप एनहेंस करोगे, आप टाइम पे सबमिशन करोगे असाइनमेंट का, टाइम पे आप फाइल दिखाओगे फैकल्टी को, उस पर डिपेंड करेगी। तो पूरी तरह से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो, अभी भी टाइम नहीं गया है। आज 8-9 दिसंबर है, 8-9 दिसंबर से 15 दिन ऑलमोस्ट आपके पास है, क्योंकि 26 से आपकी एग्ज़ाम है। 26 से एग्जाम है। मैं वापस बता रहा हूँ आपको कि मैं वीडियोस वापस से अपलोड करूंगा MST2 के लिए स्पेशली, फिर उसके बाद हम एंड सेमेस्टर के लिए भी अपलोड करेंगे। ये मेहनत मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, मेरे भी अभी जस्ट एग्जाम्स खत्म हुए हैं, मुझे भी अपने ऊपर फोकस करके पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरा 6 सेमेस्टर ऑलमोस्ट आ ही गया है, जनवरी या फिर दिसंबर के एंड में स्टार्ट हो जाएगा। और 7वें 8वें सेमेस्टर में मैं बिल्कुल गायब रहूंगा, क्योंकि फिर कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आना शुरू कर देती है और आपको पूरी तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। तो एक बात ये भी ध्यान में रखना कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर आपका खत्म जैसे ही हो, ब्रेक हो, तो एक आध लैंग्वेज आप पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मजाक मस्ती में रह जाते हैं, जैसे मैं रह गया था। फर्स्ट ईयर में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैंने सिर्फ बेसिक देखा था, और कॉलेज में मुझे ज़्यादा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं आया तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। फिर हुआ ये कि मैंने फिर सेकंड ईयर जब शुरू हुआ तो थोड़ी बहुत रिग्रेट हुई, तो वहाँ से मैंने फिर उस चीज़ को पकड़ना शुरू किया और जावा डीए से उठाया। लेकिन अगर आप ये वापस गलती कर देंगे तो आप भी फिर कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने वो गलती की थी कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई पढ़ाई नहीं की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खुद ही लैग करेंगे। ठीक है। तो आप अभी से कोशिश ये करें कि आपकी MST2 की परफॉर्मेंस को आप बहुत अच्छे से दें, और MST2 के जस्ट बाद आपकी जो एंड सेमेस्टर एग्जाम है, मैं उसमें आपके लिए हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। मैं वहाँ भी वीडियोस अपलोड करूँगा, अलग से बनाऊँगा वीडियोस। मैं अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए वीडियो ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि आपके जो सीजीपी है फर्स्ट सेमेस्टर की, वो बहुत ज़्यादा फर्क डालेगी। क्यों? क्योंकि सेकंड ईयर में आ जाते हैं आपके कोडिंग वाले सब्जेक्ट, बच्चा हिल जाता है भाई सेकंड ईयर में एकदम, जब उसको दिखता है ना कि कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, और वहाँ डीएसए दिख रहा है, एडा दिख रहा है, बोले ये सब क्या है, एकदम दिमाग खराब हो जाता है बच्चे का। पूरी कोडिंग कोडिंग कोडिंग, पाइथन आ जाती है, किसी को C++ आ जाती है, किसी को जावा आ जाती है, तो एकदम हैंडल नहीं कर पाता है। और ऊपर से दो सब्जेक्ट मैथ्स के अलग आ जाते हैं, स्टैटिक्स आ जाता है, प्रोबेबिलिटी आ जाता है, और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आ जाता है। तो इतना आसान नहीं होगा सेकंड ईयर में सीजीपीए को एकदम मेंटेन करना। मैं अपनी अगर बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने चोट खाई थी, 7.81 सीजीपीए मेरे वहाँ पे बने थे, या एसजीपीए बने थे, क्योंकि पहला सेमेस्टर है तो मैं दोनों वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, सीजीपीए और एसजीपीए। लेकिन जब मैं सेकंड सेमेस्टर की बात करूं तो जब मुझे पहले समझ में आ गई बात कि मैंने एंड सेमेस्टर में बहुत बुरा परफॉर्म किया था, मेरे ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के आसपास थे, 60 में से 30 मार्क्स के आसपास थे, और मेरे दो ही सब्जेक्ट में 40 से ऊपर गए थे, और सब्जेक्ट के नाम थे सिविल और ईजी। मुझे पता है 48 मार्क्स मुझको आए थे सिविल में, और 45 मार्क्स आए थे ईजी में। तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, कि मैंने एंड सेमेस्टर को सीरियस नहीं लिया। एक दिन पहले ऐसे पढ़ के रहेगा कि हाँ ठीक है यार, मैंने तो क्लास अटेंड की है, मैंने तो सब पढ़ा है,
और ओवर कॉन्फिडेंस में रह के पूरा रिजल्ट मैंने वहाँ खराब कर दिया और 7.81 सीजीपीए या एसजीपीए मेरी वहाँ बनी। लेकिन फिर सेकंड सेमेस्टर में मुझे बात समझ में आ गई थी, तो मैंने एग्जाम के बहुत दिन पहले से पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। बहुत दिन कहूँ तो 5-6 दिन। 5-6 दिन में एक सब्जेक्ट के लिए अगर फोकस करूँ तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप सीरियसली पढ़े तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक दिन में अगर आप एक यूनिट भी करते हो तो 5 दिन में किसी सब्जेक्ट को तैयार करना बहुत इजी, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना ज़्यादा टफ नहीं है, उसको ऑलरेडी इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई किया हुआ है कि अगर आप उसको अच्छे से करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आती है। ठीक है। तो मेरी सेकंड सेमेस्टर में जो सीजीपीए निकल के आई थी, या एसजीपीए कहूँ मैं, सेकंड सेमेस्टर के अंदर मेरी एसजीपीए थी 8.9। समझ रहे हो, 7.81 से 8.9। क्यों? क्योंकि मैंने उस बात को वहाँ आइडेंटिफाई किया कि मैंने एंड सेमेस्टर एग्जाम में परफॉर्मेंस खराब दी है। मेरी एमएसटी अच्छी गई थी, दोनों मैंने टाइम पे असाइनमेंट के सबमिशन गए, तो मेरे को वो 40 नंबर में से अच्छे मार्क्स मिले हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन एंड सेमेस्टर में मैंने वहाँ पे इम्प्रूवमेंट किए। मेरे 5 सब्जेक्ट में 49 के अबव मार्क्स थे। 49। एक सब्जेक्ट था कैलकुलस जिसमें मेरे को 30 या 35 मार्क्स थे, क्योंकि मुझे मैथ्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। तो ये बात हो गई। अब 8.9 कब पहुंचा? जब मैंने 5 सब्जेक्ट में 49 से ऊपर परफॉर्म किया, यानी कि 48 नंबर से ऊपर। 48 बोले तो कितने, 8, 10 में से अगर उसको डिवाइड करके देखोगे तो 80% मैंने वहां स्कोर किया था एंड सेमेस्टर के अंदर, ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट के अंदर। तब जाके मेरी जो सीजीपीए है या एसजीपीए है वो 8 के ऊपर रही। ठीक है। अब जब सेकंड ईयर की बात करूं तो लगा क्या था कि सेकंड ईयर में भी अच्छे से एवरेज मेंटेन करके रखा जाएगा। लेकिन वापस मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोडिंग वाले सब्जेक्ट वहां आए और मैं वहां लैग कर गया। कोडिंग वाले सब्जेक्ट्स में दिक्कत क्या होती है, आपसे क्वेश्चन के साथ बोला जाता है कि आप इसके बारे में बताइए और उसका एक प्रोग्राम लिख के बताइए। अगर आपका प्रोग्राम में एक भी गलती हो गई तो आपका पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा और आपके वहाँ उसके मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो ये गलती आप ना करें। कोडिंग वाले सब्जेक्ट में मार्क बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है लाना, अगर आप उसको सीरियसली नहीं पढ़ते हैं। तो अभी जो आपके पास हाथ में है उस पर फोकस करें आप ज़्यादा। फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बहुत इजी भी है, और इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको सिंप्लीफाई उसके अंदर करके बताने वाला हूँ उन वीडियोस के अंदर। अभी MST 2 की भी सीरीज लेके आ रहा हूँ और एंड सेमेस्टर की भी लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो उसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो मेरी गारंटी है आप 80 to 85% कहीं भी नहीं जा रहे हैं आपके, गारंटीड। आप इजीली स्कोर कर दोगे 80 से 85%। बस शर्त यह है कि जितना बताऊं उतना करना ही है एटलीस्ट आपको। ठीक है। अगर उतना हो भी जाए तो एक्स्ट्रा पढ़ लो। पहली बात तो मैं इतना ज़्यादा इधर उधर का बताऊंगा नहीं कि आप परेशान हो। जितना काम का है उतना ही बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपका मन करता है तो पूरा सिलेबस पढ़ा है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें कर दी हैं, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रखा है, जो दिमाग में आए मेरे अपकमिंग बैचेस को मुझे बताना चाहिए इस बारे में कि क्या उनको ध्यान में रखना चाहिए, कैसे उनके मार्क्स जुड़ते हैं और कैसे उनको मार्क्स एनहेंस करना चाहिए। तो इस वीडियो के थ्रू आपको शायद समझ में आ रहा होगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इस वीडियो में स्टार्ट करने के बाद क्या क्या बोलूंगा, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अभी से लग जाओ। MST 2 की वीडियोस मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ 2-4 दिन के अंदर, तो मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है। MST 2 की उसी में आएगी और एंड सेमेस्टर की वापस से उसमें आएगी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, और मैं तो चाहता ही हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा जाए ताकि MGM का नाम चलता रहे। तो चलिए, थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।